कोरोना से लड़ाई में भारत का एक और बड़ा कदम। 6 से 12 साल के बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। DCGI ने दी कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी। पीएम मोदी ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह में लिया हिस्सा। कहा, शिवगिरी सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। कांग्रेस और प्रशांत किशोर में नहीं बनी बात। कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को प्रशांत किशोर ने ठुकराया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। मुंबई में खुद पर हमले के मामले में किरीट सोमैया का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा, पहले दर्ज की गई फर्जी FIR, लेकिन आज भी थाना पहुंचने के बावजूद पुलिस ने की शिकायत की अनदेखी। उद्धव ठाकरे जी के कहने पर मेरी FIR रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग, सुंदर नगरी और मदनपुर खादर समेत कई इलाकों में चलेंगे बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली के मेयर के बाद बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का बयान, अगले 3-4 दिनों में हटाए जाएंगे अतिक्रमण। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा। पैसे के लेन देन के विवाद में कल हुई थी हत्या। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री की बड़ी चेतावनी। कहा, तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय के पास एक गाड़ी में जोरदार धमाका। हादसे में 5 लोगों की मौत। मरने वालों में चीन के 4 नागरिक भी शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। रूस का बहुत बड़े हमले का दावा हुआ है। 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा रूस ने किया है। रूस ने रात में 87 ठिकानों पर यूक्रेन के हमला किया था और रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रूस की तरफ से कहा गया है कि रात में 500 सैनिकों के मौत के घाट उतारने की बात वो कह रहा है। रूस का अभी तक का ये सबसे बड़ा दावा माना जा सकता है, जिसमें 500 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने की बात रूस की तरफ से कही गई है। रूस का ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, जिसमें 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की बात वो कह रहा है। रूस ने रात में 87 ठिकानों पर हमला किया यूक्रेन के, और ऐसा कहा गया कि इन 87 ठिकानों पर हमला करने के बाद लगभग 500 सैनिकों की मौत हुई है। ये यूक्रेन के सैनिक बताए जा रहे हैं और रूस ने ये बहुत बड़ा दावा इस मामले में कर दिया है। देखिए, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक ये युद्ध जो है वो रुकता हुआ, थमता हुआ नहीं दिख रहा है, और ऐसे में जो आक्रामकता है इस युद्ध की और ज्यादा बढ़ गई है। और रूस के रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रात में 500 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि हालांकि दावे दोनों ही ओर से, चाहे यूक्रेन की बात करें, रूस की बात करें, किए जा रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय रूस का सामने आकर ये दावा कर रहा है कि रूस ने रात में 87 ठिकानों पर अटैक किया। किम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सवाल इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। किम के उत्तर कोरिया के परमाणु बमों को हमेशा तैयार रहने को बोला है। मौका था उत्तर कोरिया मिलिट्री परेड का, और इस खास मौके पर किम जोंग उन ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी महाविनाशक मिसाइलें दिखाकर डराने की कोशिश की। इस परेड में किम जोंग उन के ऐलान उन्होंने किया है कि वो देश के परमाणु हथियारों को न सिर्फ बढ़ाएंगे, बल्कि अपने विकसित करने के इरादे से और तेजी से काम को आगे किया जाएगा। आखिर परमाणु हथियारों का नाम लेकर किम क्या करना चाहते हैं, किम के दिमाग में क्या चल रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट को जरूर देखिए।
शख्स का शक्ति प्रदर्शन है जिसके दिमाग में परमाणु बम का फितूर समाया रहता है। उस देश की सैन्य परेड है जिसका मुखिया दिन रात हथियारों का जखीरा हासिल करने की होड़ में लगा रहता है। ये उस तानाशाह की मिलिट्री परेड है जो अपनी मारक मिसाइलों के बूते विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देता आया है। वो तानाशाह है किम जोंग उन और ये मौका है उत्तर कोरिया की सेना के स्थापना दिवस का। हिंदुस्तान से करीब 5000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। यहां किम जोंग उन ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। जहां किम जोंग उन का रूप, रंग, चाल, ढाल सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर काले कपड़ों में नजर आने वाला किम हल्के रंग के लिबास में नजर आया, लेकिन इस खास मौके पर किम ने वो बयान दे दिया जो इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। उत्तर कोरिया की सेना के परेड में किम जोंग उन ने ऐलान किया कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को धार देते रहेंगे। किम का कहना है कि वो अपने देश के परमाणु हथियारों को बढ़ाएंगे और विकसित करेंगे। परमाणु हथियारों को नॉन स्टॉप बढ़ाने वाला ये ऐलान किम जोंग उन ने ऐसे वक्त पर किया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास किया है। इस वक्त पूरे कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म है। ऐसे में किम की परमाणु प्रतिज्ञा और सनसनी मचाने वाली है। किम के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो परमाणु बम का प्रहार कर सकती हैं। तानाशाह को अपनी मिसाइलों से बेहद लगाव है। वो वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहता है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है, क्योंकि जब भी नॉर्थ कोरिया का ये कमांडर बटन दबाता है हर कोई खौफजदा हो जाता है। वही उत्तर कोरिया का ये सुप्रीम मार्शल ठाके लगाता है, खौफनाक बयान देकर दुनिया को डराता है, जैसे उसने इस बार भी किया है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि हम अपने देश के परमाणु हथियारों की क्षमता को सबसे तेज गति से बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। परमाणु बलों को किसी भी समय प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किम का ये बयान एक तरह से अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। ऐसे में अपनी सेना के स्थापना दिवस के मौके पर परमाणु बलों को किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहने का बयान देना बड़े संकेत देता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। आपको बता दें कि तानाशाह के बारूदी जखीरे में ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कहीं भी कयामत ला सकती हैं। मसलन हवासोंग 7 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है, हवासोंग 10 जो 3500 किलोमीटर तक तबाही ला सकती है, हवासोंग 8 जो हाइपरसोनिक गाइडेंस में 6000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है, हवासोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। वहीं हवासोंग 15 मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक बारूद बरसा सकती है। वहीं हाल ही में टेस्ट की गई मिसाइल हवासोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है।
इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया है कि ये तस्वीर हवासोंग 17 के सफल परीक्षण के वक्त की है। जैसे जैसे मिसाइल सफलता के आसमान में जा रही थी, तबाही की तस्वीरें देखकर किम मुस्कुरा रहा था। अमेरिका की बर्बादी का ख्वाब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मिसाइल का सपना सच होता देख खुश हो रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की खुशी की वजह भी इस मिसाइल की मारक क्षमता ही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है। तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8,300 किलोमीटर, लॉस एंजलिस की दूरी 9,600 किलोमीटर है। यानी हवासोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। उत्तर कोरिया ने सोमवार को हुए सैन्य परेड का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें किम ने अपनी मारक मिसाइलों का मुजाहिरा किया है। इसमें हवासोंग 17 भी शामिल है। उत्तर कोरिया ने मार्च में पहली बार बड़े पैमाने पर आईसीबीएम का परीक्षण करने का दावा किया था। तस्वीरें जारी कर नए टेक्टिकल वेपन्स के परीक्षण का दावा किया था। हालांकि दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों ने हवासोंग 17 की टेस्टिंग की कामयाबी पर सवाल उठाया था, लेकिन मिलिट्री परेड में हवासोंग 17 को दिखाकर किम जोंग उन ने सारे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। परेड में किम जोंग उन की परमाणु धमकी सुपर पावर अमेरिका को टेंशन देने वाला है, क्योंकि ये धमकी सिर्फ कोरी धमकी नहीं साबित होने वाली। किम शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में लगातार गतिविधियां कर रहा है। दूसरी तस्वीर में साफ हो रहा है कि उत्तर कोरिया ने पुंगेरी में एक नई बिल्डिंग बना ली है। उसी साइट पर दूसरी तरफ 2 और बिल्डिंग बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट पर लाई गई लकड़ियां भी देखी जा सकती हैं। तीसरी तस्वीर तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। किम जोंग ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट के करीब एक सुरंग बनवा ली है। न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर ताजी मिट्टी पर पत्थर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सुरंग अभी हाल ही में खोदी गई है। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी के सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस सुरंग को 2018 में बंद कर दिया गया था। इसका काम बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है और सुरंग को उत्तर पश्चिम से खोलकर पहाड़ी इलाके पुंगेरी तक ले जाने की तैयारी है। पुंगेरी उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में है। कहा जाता है कि कई परमाणु परीक्षण होने की वजह से वहां के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के 6 परमाणु परीक्षणों में पिछले 5 परीक्षण पुंगेरी में ही किए गए हैं। 정부는 북한이 한반도의 긴장을 조성하고 지역 정세의 불안정을 초래하는 행동을 즉각 중단하고 외교적 해결의 길로 조속히 복귀할 것을 엄중히 촉구한다. किम जोंग अपने खतरनाक मिसाइल पूरी दुनिया को दिखाते हैं। फौजी बूटों की धमक से अमेरिका को ललकारते हैं। आसमान में अपने लड़ाकू विमानों के करतब से जापान और दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हैं। तानाशाह ने बेपनाह ताकत जुटा ली है। उसे अपनी सुरक्षा की कम, दूसरों की तबाही की फिक्र ज्यादा है। उत्तर कोरिया में किम जोंग की फैक्ट्रियों में मिसाइलों और बम बनाने वाली मशीन पूरी रफ्तार से धड़ाधड़ अपना काम कर रही है। ऐसे में दुनिया सांसें रोककर दुआ कर रही है कि कहीं किम जोंग का दिमाग न फिर जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ तो तानाशाह किम आधी दुनिया को तबाह कर देगा। और
और आज हम आपको मिलवाएंगे ज़ेलेंस्की की रहस्यमयी सेना से। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़ेलेंस्की के उन बाहुबलियों से जो यूक्रेन में पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की रक्षा में इन बाहुबलियों ने अपनी जान लड़ा दी है। जब ज़ेलेंस्की ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया तो दुनिया ने ज़ेलेंस्की की तारीफें कर डाली। जब कीव में रूस के टैंक नेस्त नाबूद होने लगे तो लोग यूक्रेन के लड़ाकों की पीठ थपथपाने लगे। जब पुतिन की आर्मी को कीव की घेराबंदी हटानी पड़ी तो दुनिया भर के अखबारों में ज़ेलेंस्की के जनरलों पर लेख छापे गए। खुद ज़ेलेंस्की ने अपने जनरलों पर मेडल की बारिश कर दी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। क्या ज़ेलेंस्की की तरफ से लड़ रही है एक सीक्रेट आर्मी? क्या ज़ेलेंस्की की सेना में शामिल हैं ऐसे योद्धा जो यूक्रेन के नागरिक भी नहीं हैं? यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना में मौजूद हैं कुछ ऐसे विदेशी लड़ाके जिन्होंने बाहुबली की तरह रूस को चौंका दिया है। पहले तो पुतिन की सेना के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ दावे किए गए थे कि यूक्रेन की फौज में विदेशी सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन अब तो पुतिन के सरकारी मीडिया ने पूरी दुनिया में तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। कुछ ऐसे वीडियो रिलीज किए गए हैं जिनमें नजर आ रहा है ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का जवान, दुनिया की वो सबसे खतरनाक फौज जो ब्रिटेन की सुरक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण करके लड़ती है। क्या वही ब्रिटिश स्पेशल फोर्स यानी कि ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस जिसे SAS के नाम से जाना जाता है ज़ेलेंस्की की आर्मी की तरफ से लड़ रही है? रूस के इन दावों पर पहले तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब पुतिन ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है और रूस के स्टेट टीवी पर ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के मरीन कमांडरों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, यानी पुतिन ने अपने सरकारी टीवी पर पूरी दुनिया के सामने ब्रिटेन और यूक्रेन को एक्सपोज करने की कोशिश की है। यूक्रेन के इस भीषण युद्ध के बीच इस मामले में सच और झूठ की लकीर इतनी पतली है कि पूरी दुनिया में ये एक रहस्य बन गया है कि रूस ने अपने स्टेट टीवी पर जिस ब्रिटिश मरीन कमांडो को दिखाया है उसे आखिर किसने प्लान किया है। लगातार भयंकर जंग के बीच क्या इसके पीछे ब्रिटेन की कोई खुफिया योजना है या फिर ये स्पेशल फोर्स का कमांडो ज़ेलेंस्की का एजेंट है? आखिर सच क्या है? जिस शख्स को रूस ने कैद किया है उसका नाम है एडेन एस्लिन और जैसे ही YouTube पर उसका इंटरव्यू अपलोड किया गया पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन के बड़े बड़े अखबार ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के कमांडो एडेन एस्लिन की हेडलाइन से भर गए। खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी चिंता बढ़ गई। YouTube से एडेन का इंटरव्यू तक हटा दिया गया। सांसदों ने इस शख्स को आजाद करवाने के लिए पूरी दुनिया में अपील की और खुद इस कमांडो के परिवार के लोग अखबारों में इंटरव्यू देकर पुतिन से ये अपील कर रहे हैं कि स्पेशल एयर सर्विस के इस मरीन कमांडो के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो कौन है ये ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन वाले बाहुबली और क्या है यूक्रेन में और क्या है यूक्रेन में लड़ने के पीछे इनका रहस्य? आपको हम सब कुछ समझाने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया था कि यूक्रेन की सरकार ने 63 देशों से विदेशी लड़ाके बुलाए हैं। 63 देशों के कुल 6,824 विदेशी सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे विदेशी सैनिकों में से अधिकांश पोलैंड से हैं।
रूस का दावा है कि पोलैंड के 1717 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका के भी लगभग 1500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने भी कहा था कि उसने अब तक 1035 विदेशी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से 4877 विदेशी सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की सेनाओं ने एडेन एस्लिन को मारियोपोल से पकड़ा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब मारियोपोल में यूक्रेन की सेना की तरफ से सरेंडर किया गया था। कई अखबारों का दावा है कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो ने भी इसी तरह रूस के सामने हथियार डाले हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से रूस की तरफ से तोड़ दी गई है। ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से विदेशी सैनिकों को लड़ने के लिए यूक्रेन बुलाया था। यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने खुद को अच्छाई की तरफ दिखाते हुए दुनिया से अच्छाई का साथ देने की अपील की थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के युद्ध में 16,000 विदेशी सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ सकते हैं। लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो सीधे रूस से मोर्चा लेंगे। ये वीडियो देखिए जो ब्रिटेन के एक अखबार द सन के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। इस यूट्यूब चैनल पर ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के एक कमांडो का चेहरा छुपाया गया है ताकि दुनिया में कोई भी उसे पहचान न सके। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की इस सीक्रेट फोर्स को कितनी अहमियत दी जाती है। स्पेशल फोर्स ने दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। साल 1980 में जब लंदन के अंदर आतंकियों ने ईरान के दूतावास पर कब्जा करने के लिए कई लोगों को बंधक बना लिया था, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की मदद ली थी। ये साल 1980 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन फुर्तीले लड़ाकों ने दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था। आसमान से लेकर जमीन तक SAS ने इमारत की घेराबंदी कर ली थी। सिर्फ 17 मिनट के अंदर दुनिया की इस बेहतरीन फोर्स ने ईरान के दूतावास को आजाद करवा लिया था। सवाल ये है कि ब्रिटेन की इतनी उम्दा फोर्स क्या यूक्रेन के अंदर सीधे रूस को टक्कर दे रही है? अब तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम नेटो के सैनिक कर रहे हैं, लेकिन पहली बार सबूतों के साथ रूस ने बेहद सनसनीखेज आरोप ब्रिटेन पर लगाए हैं। इस वीडियो में रूस के द्वारा कैद किए गए SAS के स्पेशल कमांडो एडेन एस्लिन हैं। एडेन के साथ एक शख्स और नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम है ग्राहम फिलिप्स। ग्राहम फिलिप्स एक पत्रकार हैं जो वैसे ब्रिटेन के नागरिक हैं, लेकिन काम करते हैं रूस के सरकारी टीवी के लिए। रूस के सरकारी टीवी पर ग्राहम ने 44 मिनट का एडेन का पूरा इंटरव्यू चलाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के अंदर हंगामा मच गया। ब्रिटेन के सांसदों की तरफ से बोरिस जॉनसन को कहा गया कि ये जेनेवा संधि का उल्लंघन है। युद्धबंदी का इस तरह इंटरव्यू रिलीज नहीं किया जा सकता। आखिरकार यूट्यूब से इस वीडियो को हटा दिया गया। एक तरफ यूक्रेन के अंदर युद्ध की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर SAS के इस कमांडो एडेन एस्लिन के नाम पर मातम मनाया जा रहा है। एस्लिन के परिवार का दावा है कि साल 2018 में ही एस्लिन यूक्रेन चला गया था, जहां वो अपनी प्रेमिका से मिला और वहीं पर एस्लिन ने यूक्रेन की सेना में शामिल होने का फैसला लिया। 4 सालों से वो यूक्रेन की सेना में ही रहा। वो कोई जासूस नहीं है, जैसा कि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने जंग तो खूब जमकर लड़ी, लेकिन एस्लिन के मामले में वो झटका खा गए।
एस्लिन का रूस की कैद में होना ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यूक्रेन एस्लिन को अपने फोर्स के लिए एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एस्लिन अब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये 14 फरवरी का वीडियो है, जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पुतिन का ये दुश्मन रूस की कैद में है और हाथों में हथकड़ियां हैं। जंग में कौन कब किस पर भारी पड़ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। एस्लिन की कैद ने अचानक पासा पलट दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बहुत सारे कैदियों को पुतिन की कैद से रिहा करवाना चाहते थे। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक दांव चला और यूक्रेन के अंदर ही मौजूद पुतिन के समर्थक उद्योगपति विक्टर मेदवेदेचुक को गिरफ्तार करवा लिया गया था और पुतिन पर दबाव डालने के लिए उनकी फोटो रिलीज करवा दी थी। Можу навести сьогоднішній результат Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. विक्टर मेदवेदेचुक कई बार पुतिन के साथ नजर भी आए थे। तब विक्टर मेदवेदेचुक की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ेलेंस्की से ये अपील भी की थी कि उनके पति निर्दोष हैं और उनको रिहा कर दिया जाए। इस कैद के बाद रूसी अधिकारी भी काफी परेशान नजर आए थे और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकेव की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि पुतिन से विक्टर मेदवेदेचुक का कोई संबंध नहीं है। Позиция эта всегда была открыта. Никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было понять, что Медведчук покинул по территории Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал. लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल अब दुनिया में ये खबरें छप रही है कि रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की विक्टर मेदवेदेचुक को रिहा करेंगे। वो ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के कमांडो एस्लिन को रिहा कर देंगे। यानी पुतिन ने अपनी कूटनीति से एक बार फिर ज़ेलेंस्की को फंसा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था और अब बोरिस जॉनसन पर ब्रिटेन में ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह ब्रिटेन के कमांडो एस्लिन को रिहा करवाएं। ऐसे में अगर ब्रिटेन की तरफ से ये मांग ज़ेलेंस्की के सामने रखी जाती है तो ज़ेलेंस्की के लिए इस मांग को मानने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रहेगा, क्योंकि रूस के खिलाफ इस जंग में बोरिस जॉनसन ज़ेलेंस्की के एक बड़े सहयोगी की तरह सामने आए हैं। ज़ेलेंस्की मजबूर तो है, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन पुतिन के पास करने को बहुत कुछ है और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर रेजिमेंट ने संभाली हुई है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन के लिए रूस के कौन कौन से हेलीकॉप्टर मृत्युदाता बन चुके हैं। को 2 महीने बीत चुके हैं, उसमें दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? इस जंग में बारूद की सबसे ज्यादा बारिश कौन कर रहा है? यूक्रेन युद्ध में मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? कैमो 52, ये है कैमो 50, ये है MI-24, ये
है Mi-28, ये है Mi-35 और ये है Mi-17V5। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर देखने से पहले देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी बड़ी फ्लीट है। रूस के पास कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा हैं, जो एक बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। इसके अलावा रूस के पास Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर 110 से भी ज्यादा हैं। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी फायर पावर की कसम नेटो की फौज भी खाती है। रात में लड़ने में गजब की महारत रखने वाले ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन में भी कई मिशन रात में ही अंजाम दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की नाइट विजन वाली ताकत गजब की है। Mi-28 की बख्तर इतनी बेहतर है कि इस पर किसी राइफल की गोली तो क्या, ये RPG हमले को भी झेल सकता है। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं और ये दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर हैं। रूस के पास Mi-34 के दूसरे वर्जन Mi-24 भी हैं और ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास मौजूद हैं। अब इस फ्लाइंग टैंक को देखिए, ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला-जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असला लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया में बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की सबसे भरोसेमंद मशीन। रूस के पास टेक्निकल सपोर्ट वाले Mi-17V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। Mi-17V5 भारत के पास भी ऐसे 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं और ये कई इलाकों में एयरफोर्स की लाइफलाइन भी कहे जाते हैं। इस वक्त रूस के पास ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। इनके हमले 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं। रूस की फौज लगातार काम कर रही है। ये व्लादिमीर पुतिन की सबसे भरोसेमंद मशीन है और इनके बिना वो यूक्रेन के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। Ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоная. यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उनमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने कीव में दोहराई हैं, वो उसे डोनबास में नहीं करना चाहेंगे और इसके लिए जरूरी है कि सप्लाई लाइन मजबूत हो। फौज को क्लोज एयर सपोर्ट देना, यानी दुश्मन की आर्टिलरी को खत्म करने का मिशन हो या फिर दुश्मन की टैंक रेजिमेंट का रास्ता रोककर उस पर बमबारी कर देना हो, ये सब अटैक हेलीकॉप्टर्स का ही काम होता है।
कैमोव ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूसी टैंक की मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती। एंटी टैंक मिसाइलों विख्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये कैमोव 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देता है। Нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, типа воздух-земля и типа воздух-воздух. То есть даже применение по воздушным целям, непосредственно с вертолетами, самолетами противника. कैमोव 52 को गौर से देखेंगे तो इसकी और खूबियां पता चलेगी। इसमें लगा रडार देखिए, जो एक बड़ी रेंज में काम करता है। जमीन पर मल्टीपल यानी कई टारगेट्स पर एक साथ मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी कई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ एंटी टैंक मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से निशाना बना सकता है। ये कैसे टारगेट सेट करता है वो देखिए। इसमें लगे पॉड में जो कैमरे फिट हैं, वो इसे अपना चारों तरफ से हाल दिखाते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। ऐसे में टारगेट को पहचानना और उसे निशाना बनाना आसान हो जाता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिसकी वजह से ये रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन आसान नहीं है और इसकी वजह है यूक्रेन का एयर डिफेंस, जो अब भी कुछ इलाकों में बेहद मजबूत बना हुआ है। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाले स्टिंगर मिसाइल भी हैं। यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके यही डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे रूस के फाइटर्स को रोकना हो या उसके हेलीकॉप्टर्स को, स्टिंगर मिसाइल ने रूस के हेलीकॉप्टर्स को कैसे मार गिराया, इसका ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जा सकता है। रूस का ये हेलीकॉप्टर क्यू के पास ऑपरेट कर रहा था और तभी यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने उस पर अमेरिका से सीधी स्टिंग मिसाइल से हमला कर दिया। ये Mi-24 हेलीकॉप्टर था और इसमें सवार दोनों पायलट्स को पता भी नहीं चला कि कब उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी गई और कब उनका काम तमाम हो गया। स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ये नीची उड़ान भर रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि फाइटर जेट्स के लिए भी बहुत ही घातक मिसाइल मानी जाती है। ये 3500 मीटर की ऊंचाई और 5 किलोमीटर की रेंज तक हवाई टारगेट को निशाना बना सकती है। दरअसल यूक्रेन में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन बहुत मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि नीची उड़ान भरे बगैर वो ज्यादा सटीक निशाना नहीं लगा सकते। 4000 मीटर से ऊंची उड़ान भरेंगे तभी वो स्टिंगर जैसी मिसाइल से बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे तो बक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उनको मार गिराएगी। इसके लिए यूक्रेन में हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत बहादुरी का काम बन चुका है। ऐसे हेलीकॉप्टर्स को स्टिंगर से खतरा ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड यूनिट इस मिसाइल से लैस कर दी गई है। कितना बड़ा खतरा है, उसके लिए 3 दशक पुरानी बात आपको याद दिलाते हैं। 1980 के दशक में जब रूस की फौज अफगानिस्तान में थी, तब अमेरिका ने वहां मुजाहिदीन फोर्स को स्टिंगर मिसाइल से लैस कर दिया था। उनको ट्रेनिंग दी
और तब रूसी हेलीकॉप्टर्स को इस मिसाइल से बड़ा नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में रूस के 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 100 से ज्यादा फाइटर जेट स्टिंगर मिसाइल का ही टारगेट बने थे। अब देखिए, अगर कैमो 52 किसी यूक्रेन की मिसाइल का निशाना बनता है तो इसमें पायलट अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? मिसाइल हिट करने या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वक्त इनके पंखे हेलीकॉप्टर से अलग हो जाते हैं, फिर कैनोपी बाहर निकलती है और पायलट की इजेक्शन सीट लॉन्च हो जाती है।